हाँ, तो हिंदी स्टार्ट थी और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। आपने ये जो अपने चैप्टर स्टार्ट किया था इसकी एक रूपरेखा पहले प्लानिंग तैयार करी थी जो आपने देखी, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई करने वाले हैं। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, उसमें ये प्लानिंग करी थी कि अपन वन लाइनर यानी कि वेरी शॉर्ट अति लघुत्रात्मक और एमसीक्यू, ठीक है, इनका एक सेशन रखेंगे। फिर लघुत्रात्मक और दीर्घ लघुत्रात्मक शॉर्ट और लॉन्ग उनका एक सेशन रखेंगे। और एक रखेंगे अपन लेखक परिचय या कवि परिचय का। ये तीन सेशन एक एक चैप्टर के रहेंगे। तो अभी ये आपको ये मिल रहा है, तुरंत आपको शॉर्ट और लॉन्ग का मिल जाएगा। तो एक चैप्टर फिनिश हो गया। जैनेंद्र कुमार अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, उसका भी आज ही मिल जाएगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। अब स्पीड आपकी बन गई है। बस ये कंडीशन एक ही है कि जो मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट वाइज, क्योंकि एक तरीका होता है पढ़ने का। आप दिन भर अपनी स्टडी करते रहिए। एक हालांकि टाइम टेबल भी बना दूंगा, दिन भर आप स्टडी करते रहिए, लेकिन इसको मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। बाकी दिन में आप चाहे जैसे जो आपके सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, वो आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए। लेकिन ये चीज़ जो कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश, ये मेरे साथ पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है, हिंदी अनिवार्य है, हिंदी कंपलसरी। एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट, महादेवी वर्मा चैप्टर्स जितने बनते हैं वो लिए अपन ने। डीप जड़ खोद कर निकाले गए क्वेश्चन आंसर, लाइन लाइन से, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बस ये इनफ है। बाकी सब रिपीटेशन है, आप कोई गाइड वाइड लाओगे तो वो सब बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं वो अपन पहले याद कर चुके, तो रचनाओं से प्रश्न लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आएगा ये रचना किसकी है, तो आप कह देंगे महादेव वर्मा की है, वो अपन ट्रिक में याद कर लिया। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका जन्म कब हुआ, वो बातें अपन ने लेखक परिचय कवि परिचय में पढ़ ली, तो वहां से प्रश्न आ जाएगा। ऐसे उसके अलावा क्या बन सकते हैं वो सब अपन ने लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अति लघुत्रात्मक है ना, यानी कि अपन जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट, जिसके लगभग आप 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है इसका, है ना। कोई कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी चल जाता है। और इसके अलावा एमसीक्यू, एमसीक्यू इसका मतलब है ऑप्शन वाले वैकल्पिक। ये दो का अपन सेशन लिया है, बहुत इजी। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न, ये अभी तो मैं आपको याद कराऊंगा, उसके बाद में इन सभी का मिला के जितने भी 100 150 500 बढ़ेंगे, फिर लाइव टेस्ट लूंगा। संसार में स्थान और सम्मान कौन कर सकता है, बताइए। जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा समाज से रागात्मक संबंध भी स्थापित करता हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा समाज से बौद्धिक संबंध भी स्थापित करता हो, उपयुक्त सभी। तो समझ गए आप। देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। अगर आपने मेरी कहानी सुन ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम की महिला है। ये कहानी सुन लोगे तो चैप्टर कवर है। लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम की महिला है, परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा दुविधाओं का सामना इसको करना पड़ता है ना। छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है, 5 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है, 9 वर्ष की उम्र में गौना हो जाता है, ससुराल आ जाती है। वहाँ पर जेठानियाँ वगैरह रहती है, जेठानियाँ तो जानते ही हो। तो जेठानियाँ वगैरह रहती है, उनके लड़के हैं जब जबकि इनके जो लगातार 3 लड़कियाँ होती है, इससे वो सो है, इसको अब शगुन मानते हैं, इसे काम करवाते हैं, इनकी बेटियों से भी काम करवाते हैं कि तेरे तो छोरियाँ हैं वगैरह वगैरह, परेशान करते हैं इसे टोंट कस के, जैसा कि समाज की मानसिकता है। बड़ी दुखी कर देते हैं। इनकी इनकी बेटियों से गोबर का काम करवाते हैं, वो जबकि बैठी बैठी उनके काला कलूटे से जो छोरे हैं वो घूमते फिरते हैं आवारा, है ना। ये सारी बातें इसने सहन करी है। उसके बाद में अपनी बड़ी बेटी की शादी करती है ना। वो भी शादी करते नहीं है, ज़बरदस्ती एक कोठड़ी के अंदर जो है वो जिठानियों का कोई रिश्तेदार को बुला के उसमें बंद कर देते हैं। कि तो गांव वाले क्या सोचते हैं कि एक बंद कमरे में लड़का लड़की गए थे, बस शादी तो हो जानी चाहिए, ऐसा पंच फैसला कर देते हैं। ज़बरदस्ती उसकी शादी हो जाती है। फिर दुखी दुख है इसकी ज़िंदगी में। हालांकि इस भक्तिन के जो हस्बैंड है वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए। संसार में देखो, जब एक नारी होती है अपना घर बार छोड़ के आती है, ठीक है, उसका सम्मान उसका हस्बैंड नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहुत ज़रूरी है कि उसका पति रेस्पेक्ट करे। जब सास ससुर नंदे जेठ जेठानियाँ नहीं साथ दे तो हमेशा पति को साथ देना चाहिए, वही देता है। उन्होंने इसका खूब साथ दिया, बहुत प्रेम से बात करते थे सब। कभी भी जो भी इसकी जो है भक्तिनी की सास वगैरह शिकायत करती थी, लेकिन वो कभी इनको नहीं कहते थे। कुछ बेटियों के बारे में कहते थे ये वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं नहीं कहते थे। हालांकि उनकी जेठानियाँ वगैरह को उनके जेठ खूब पीटते थे, ठीक है। तो ये भी इसकी सास भी चाहती थी कि इसको भी मेरा बेटा पीटे, ठीक है, लेकिन नहीं पीटते थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वही
बट बैड लक वाली बात है, 29 ईयर्स 29 साल की उम्र में इसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है। 29 वर्ष की उम्र में डेथ हो जाती है। फिर एक बहुत दुख का पहाड़, जो एक सहारा था वो भी चला गया। ठीक है, अब जो बाकी के जो इसके ससुराल वाले हैं, चाहे जेठ हो चाहे जो भी हो, उन सब की एक ही नज़र है कि इसकी प्रॉपर्टी हड़पनी है ना, कहीं ये किसी को बुला ना ले। और भक्तिन जो है अपने एक जो दामाद है, बेटी दामाद, उनको बुला लेती है घर जवाई रख लेती है उनको कि भाई क्योंकि हस्बैंड तो रहा नहीं है तो को घर जवाई मतलब बेटी जवाई दोनों ही आ जाते हैं, ये रह लो। तो इनसे वो दुखी होते हैं कि यदि उसने यहाँ बुला लिया अपने को संपत्ति मिलेगी नहीं, तो बड़े परेशान करते हैं इनको, है ना। हालांकि इसे खेती अच्छी होती है, गाय भैंस अच्छी है, सारा काम बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन वही है जब चारों तरफ परेशानी आती है तो फिर वो जो वहाँ का जो जमींदार होते थे, पहले राजा का सिस्टम था, तो ये टैक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो रेवेन्यू मान लीजिए, वो नहीं चुका पाते हैं। चुका पाते तो क्या, वही बात है, चारों तरफ से माहौल ऐसा बना दिया होगा। तो फिर इन्होंने महादेव वर्मा को एक बार कहा कि तुम जो है टैक्स नहीं चुका पा रहे हो जमीन का, ठीक है, ज़मीन का। तो फिर क्या होता है, उसको बाइज्जत किया जाता है, वो बेइज्जती की जाती है, खड़े सबके सामने डांटा जाता है। तो फिर महादेव वर्मा का मतलब कहते हैं ना जी खराब हो जाता है, विश्वास उठ जाता है। फिर वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से निकल जाती है एक शहर की ओर, शहर की तरफ जाती है कि भाई मुझे जो है कुछ क्या करना है, कोई रोज़गार करूँगी, बट यहाँ इनके साथ में नहीं रहूँगी। छोड़ देती है सब कुछ, खेती बाड़ी सब छोड़ देती है और शहर में कोई जॉब के लिए निकल जाती है। वहाँ पर एक अध्यापिका, लेक्चरर मान लीजिए, वो है महादेवी वर्मा है, उनके वहाँ काम करने के लिए जाती है। महादेवी वर्मा जिनको रख लेते हैं, काम कर लेते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में ये गाँव के हैं, गाँव देहाती के, तो खाना वाना वैसा उस टाइप का बनाते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा धीरे धीरे जो है समझ जाती है प्रॉब्लम्स इनको और एडजस्ट कर लेती है। हालांकि ये भक्तिन बड़े सिस्टम से काम करती है। किचन में जब आती है काम करने के लिए तो एक कोयले की लकीर खींच देती है ना, बस ये साम्राज्य है मेरा, इसके अंदर कोई नहीं, मतलब एक एकांत रहने स्वभाव की महिला है, अपना काम से काम मतलब रखती है, काफ़ी मेहनती है। धीरे धीरे तभी तो कहा जाता है कि महादेव वर्मा जो है वो भक्तिन के साथ रह के देहाती क्यों हो गई। तो देहाती इसलिए हो गई कि फिर इनके साथ रहे ना, तो ऐसा ही हो गया। तो एक भक्तिन की एक कहानी इस चैप्टर के अंदर, अगर आपने कहानी भी ढंग से सुन लेना तो आपका मामला सेट हो गया। इसके अलावा इन भक्तिन की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो अपन ने पहले ही सुन ली थी, है ना, वो मैंने ट्रिक में आपको याद करवा दी। एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी क्या होती है, क्योंकि बेटा मैं कॉम्पिटेटिव फील्ड को पढ़ाने लग गया पिछले 6-7 साल से। BSTC में नंबर 1 है ऑल राजस्थान, ठीक है। फिर BSTC रेट पात्रता चले गए, फिर रेट पात्रता रेट मेंस की तरफ चले गए, ये एक सीरीज बन गई, CET, सभी बैचेस पढ़ा के एक चीज़ है कि वहाँ पर अपन नोट्स बनाते हैं पूरी बुक को छान छान के, वैसे ही आपके पूरी बुक को छान छान के नोट्स बनाए हुए हैं। वो तो कंपटीशन में बाहर नहीं जाता, तो आपके तो जाना नहीं है। बस कंडीशन है कि मेरी बातें पूरी आपने सुनी, सिर्फ नोट्स बना रहे हो तो फिर पार नहीं पड़ेगी। बस PDF से नोट्स बना लिए काम नहीं चलेगा। मेरी बातें कितनी सुनी आपने वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कहानी पूरी सुन ली तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ऐसे जैनेंद्र कुमार की कहानी सुना दूंगा, पूरी कहानियाँ दिमाग में फिट करनी, 15 तो पूरी गिनती के चैप्टर है, ठीक है। अरे भाई कंपटीशन के अंदर 150 चैप्टर याद करोगे, है ना, 150, 200, 250, 500, ठीक है बेटा। तो वेरी इजी। ये लक्ष्मी जी, लक्ष्मी या लक्ष्मण की, इनको लक्ष्मण भी बोलते हैं। हालांकि ये अपने नाम को लेके बड़ी दुखी है कि क्योंकि लक्ष्मी का मतलब है भाई पैसों वाली, लेकिन ये गरीब दीनहीन इसलिए अपने आप को कोसती रहती है कि भाई मेरा ये नाम क्यों रखा, ठीक है। हालांकि जो नाम ये था, बट ये इसका नाम भक्तिन महादेव वर्मा रख देती है। ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, ओके। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया कि संसार में सम्मान और स्थान कौन पाता है या कौन कर सकता है, तो जो जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाए हो। एक बात बताइए, आप किसी की रेस्पेक्ट, आप लाइक मेरी रेस्पेक्ट ही मान लीजिए, मैं तो आपके सामने नहीं खड़ा हूं, सामने तो खड़ा हूं, इनडायरेक्टली मैं क्लास लेके बाहर चला जाऊंगा तो मैं आपके लिए तो एक अननोन हो गया। आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं नहीं करते, वो आपके किस पर डिपेंड करता है, वो आपके मस्तिष्क, हृदय और आपके समुचित विकास अगर आप में हुआ है, आपने वाकई एक आपका डेवलपमेंट हो रखा है, वो तो अपने गुरु का, अपने बड़ों का रेस्पेक्ट सम्मान करेगा। वरना जिन्होंने, जिसकी मानसिकता ऐसी, जिसका माइंड डेवलप ही नहीं हुआ, तो वो फिर तो अच्छा ही बोलेगा, ठीक है। जो व्यक्तित्व द्वारा समाज में रागात्मक संबंध भी स्थापित करता हो, आपस में ट्यूनिंग कहते हैं ना, ट्यूनिंग रागात्मक मतलब ट्यूनिंग, आपस में लोगों के साथ ट्यूनिंग सही होनी चाहिए, वो कर सकता है, सम्मान पाता है या सम्मान देता है। जो अपने पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व द्वारा समाज से बौद्धिक संबंध भी स्थापित करता है, बौद्धिक, है ना, माइंड से, जैसे लोगों को उनको सुनना अच्छा लगता है, वो सब उपयुक्त सभी का मतलब है। तीनों की तीनों बातें सही है। अब ये प्रश्न आपके वन लाइनर आ जाएगा, अगर तो वन लाइनर भी लिख दो, कैसे ये प्रश्न आएगा, तो इसका आंसर ये हो गया,
तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपका तैयार। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। इसी से आपका, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो वैसे सही है, इसी से आपका अति लघुत्तरात्मक भी तैयार है, अति लघुत्तरात्मक भी तैयार। यही आंसर लिखना, तीनों पॉइंट लिख देना आंसर, ठीक है। ऐसे सिस्टम अप्लाई करना। महादेवी वर्मा का संबंध है, बताओ महादेवी वर्मा पद्यकार हैं, गद्यकार हैं, या दोनों है, या कोई नहीं। तो अपन गद्य रचना पढ़ रहे हैं, तो महादेवी वर्मा क्या है, गद्यकार है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां रचना कब की है, ये थोड़ा है मतलब नोट, सेल्फ नोट्स है तो कोई बात नहीं, कब की मतलब कब रचना हुई थी। तो श्रृंखला की कड़ियां, ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि महादेव वर्मा की रचना है, लेकिन इसकी रचना हुई थी 1942 में, 1942 के अंदर। ये स्टार्टिंग में जब आप बुक पढ़ते हैं तो शुरुआत में आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए, तो 1942 में इसकी रचना की गई थी। सबकी सन नहीं दे रखी, जिन जिन की डेट अपन को एग्जाम में दे रखी है, मतलब बुक में दे रखी है, वो तो अपन को याद करनी है। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है, अब बताओ। मैंने 10 रचना की कहानी सुना रखी है, दीपशिका है, पथ के साथी हैं, अतीत के चलचित्र, बट कनुप्रिया नहीं है। तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता, जो आपने लेखक परिचय याद कर लिया। भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से, अगर अपन साहित्य लिटरेचर की दृष्टि से देखें, तो भक्तिन पाठ अपनी आपकी बुक में भी देखा होगा, संस्करणात्मक रेखा चित्र है। देखो ये साहित्य का पार्ट, इसके अंदर मत घुसना, ठीक है। जिसके साहित्य है वो तो समझ पा रहा है, हिंदी साहित्य जिसके पास है वो तो समझ पा रहा है। बाकी भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। ये बस लाइन याद करनी है आपको। इसके अलावा लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई, तो समय से पहले बेटी का विवाह करके कह दिया कि मैंने शास्त्र से भी आगे हो गया, मतलब कि कन्यादान कर दिया। तो मतलब पुत्री को अच्छा पढ़ा लिखा कर नहीं, पुत्री का समय पूर्व विवाह कर, क्योंकि 5 वर्ष में विवाह कर दिया था, ठीक है। 9 वर्ष में गोना हो गया था, गोना मतलब ससुराल चली गई थी। लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब जड़ गए, पता है ना, जब लक्ष्मी के, क्योंकि लक्ष्मी खुद अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी सी उनमें शादी हो गई थी। माँ जो है सौतेली माँ के साथ में रहा करती थी, सौतेली माँ ज़्यादा प्यार नहीं करती लक्ष्मी से, लेकिन पिता तो करते थे। लेकिन जब पिता की क्या होती है, डेथ हो जाती है। पिता की जब डेथ होती है तो इनको खबर नहीं पहुंचाते हैं, सास ससुर वगैरह बात को दबा लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए वो भी जो है वो भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं। कौन, वो सौतेली माँ इन्फॉर्म नहीं, मैसेज नहीं भेजती, इन्फॉर्म नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कल को यहाँ वो आ ना जाए। तो लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह पंख कब जड़ गए, तो वो जड़ गए गांव की सीमा में पहुंचते ही। गांव की सीमा में जैसे ही पैर रखा वहीं और पंख जड़ गए, क्योंकि खबर आई कि पिताजी तो नहीं रहे, ठीक है ना। तो पिताजी की जो डेथ हो गई थी, पिताजी की जो मृत्यु हो गई थी, ये मालूम चला था जैसे ही वो पैर रखा वहां पर। समझ पा रहे हो ना, इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है भाई। कोई डाउट किसी के भी नहीं है ना, अच्छे से पढ़ लेना। लेखिका ने कब समझा कि इस सेवक के साथ रहना टेढ़ी खीर है। लेखिका मतलब महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने देख कब समझा कि इसका मतलब भक्तिन के साथ में, लक्ष्मी के साथ में रहना बहुत टेढ़ी खीर है। मतलब टेढ़ी खीर का मतलब है मामला टेढ़ा है। तो वो साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन करके नहीं, जप करने की मुद्रा देखकर नहीं, लेकिन कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। किचन में जाएगी तो यूं कोयले से लाइन खींच देगी, है ना, बस अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करें, अपने ध्यान से मगन होकर काम करती थी। तो कहा कि भाई मामला मतलब एक मालिक हैं, वो भी अपने घर में पूछ पूछ के कदम रखेगा, ऐसा मान लीजिए। तो फिर लेखिका ने सोचा था कि इनके साथ में रहना तो टेढ़ी खीर है। लेखिका के भ्रमण की एकांत साथिन किसे बताया गया है, तो वो है भक्तिन को। क्योंकि जब भी लेखिका मतलब यहाँ पर, यहाँ लेखिका जहां भी लिख रहा हूं उनमें, सुनो, लेखिका का मतलब महादेवी वर्मा लिखना। आप जहां जहां लेखिका लिखा हुआ है वहां लेखिका मत लिखना, वहां आपको महादेवी वर्मा लिखना है, ठीक है। यहां भी आपको महादेवी वर्मा लिखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई लेखिका थोड़ी लिखा हुआ है। लेखिका कौन सी लेखिका, 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में से कौन सी लेखिका, तो ध्यान रखें महादेवी वर्मा लिखना है आपको, ठीक है, लेखिका की जगह। महादेवी वर्मा के भ्रमण की भी एकांत साथिन किसे कहा गया है, भक्तिन को। महादेवी वर्मा ने कब समझा कि सेवक के साथ रहना टेढ़ी खीर है, जब उसने कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींची। भक्तिन सबसे ज्यादा किससे डरती थी, तो वो डरती थी जेल से, और जेल को हिंदी में बोला जाता है कारागार। समझ गए,
जेल से, पुलिस से बहुत ज्यादा डर लगता था। और ये नेचुरल भी है, गांव के अंदर भी देख लेना, लोग सबसे ज्यादा पुलिस आगे क्या हुआ क्या हुआ, मतलब एक डर से जाते हैं। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, लेखिका के मतानुसार ये कहना अनुचित है। ये कहना अनुचित है क्योंकि दुर्गुण भक्तिन में थे। ये कहना अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि भक्ति में दुर्गुण का अभाव नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते हम। अभाव नहीं था, नहीं, दुर्गुण थे। जैसे कि वो छोटे छोटे कॉइन्स कलेक्शन कर लेना, और भी तरह तरह के साम्राज्य ये अपने वाना, अपने अनुसार अगले को कर लेना। अब अगले को खाना पसंद आई, जैसे एक आंगल मोटी रोटी बना के खिलाती थी, उसको पसंद आए ना आए, लेकिन उनको उसकी हैबिट बना लेना। गाढ़ी गाढ़ी सी दाल बना लेना, उनको फिर भी उसको कि तो सही तो है, क्या दिक्कत है, खिला देना, है ना। तो अपने अनुसार एडजस्ट करने की कला थी, इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि अपने अनुसार से नहीं चलना चाहिए ना भाई, सामने वाला थोड़े बहुत उसके भी विचार लेने चाहिए, ठीक है। तो दुर्गुणों का भाव नहीं था, यह कहना अनुचित है। जीवन में प्राय सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? नाम के विरोधाभास के साथ। बहुत गजब का, क्योंकि महादेवी वर्मा, सॉरी, भक्तिन तो नाम बाद में रखा था, एक्चुअली इसका नाम था लक्ष्मी, है ना। और लक्ष्मी वो होती है धन की माँ, लक्ष्मी है धन की देवी है। तो धन का मतलब जिनके पास में धन ही धन हो, लक्ष्मी, लक्ष्मी तो वो है। इसलिए नाम लक्ष्मी बट है नहीं पैसा, इसलिए नाम का विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर। जिंदगी में ऐसे खूब सारे नाम है ना, जिनका नाम बहुत ही मतलब कहते हैं ना अहिंसात्मक है, लेकिन करता हिंसा है वो, ठीक है। नॉन वायलेंस नाम है बट वायलेंस करता है, सब बहुत सारे नाम ऐसे। तो नाम का विरोधाभास के साथ में हर आदमी को जीना पड़ता है, जैसा नाम है वैसे काम लगभग होते नहीं है। भक्तिन का मूल नाम क्या है, भक्तिन का असली नाम क्या था? तो भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मण या लक्ष्मी। इसके अलावा टकसाल का क्या अर्थ है? टकसाल जानते हो, अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे इन फ्यूचर, आप 12th के बाद में जब आओगे तो अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां सिक्के ढाले जाते हैं, या ऐसा मान लीजिए सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब है वन लाइनर, 14 तो एमसीक्यू लिए अपन ने, अब वेरी शॉर्ट। बताइए, प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो आप बोल देंगे महादेवी वर्मा ने। इसका अगला प्रश्न बहुत गजब का है। कविता के क्षेत्र में 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो एक तो पंत जी, ये बहुत ज्यादा एज इट इज लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बुक कौन सी? जो आपके कोर्स में चलती है, प्रॉपर ऑथेंटिक बुक, आरो भाग द्वितीय से। इस बुक से बाहर पेपर नहीं जाएगा, इस बुक से बाहर पेपर नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना। तो पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं, निराला जी और महादेवी वर्मा। पंत, प्रसाद, निराला के बाद में महादेवी वर्मा चौथा स्तंभ है। मतलब कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, ऐसा मान लीजिए। इनको 4 पिल्लर कहा जाता है। स्तंभ का मतलब क्या है? पिल्लर, लेकिन इंग्लिश लिखनी नहीं है ना, इंग्लिश लिखनी नहीं है। 4 पिल्लर में से 4 पिल्लर में नाम आता है महादेव वर्मा का। तो बताओ कविता के क्षेत्र में 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियां, जो कि बहुत बड़ी रचना है महादेवी वर्मा की, उसमें किसका उल्लेख किया गया, उसमें किसका विवरण है, उसमें किसका मतलब क्या लिखी गई है? तो स्त्री विमर्श के बारे में लिखी गई है। एक स्त्री जो होती है अपने जीवन में कितने कष्टों का सामना करती है, कितने प्रॉब्लम झेलती है, उस पूरे स्त्री के विचार विमर्श इसके अंदर रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा महादेवी वर्मा को सम्मान का कौन सा वर्ग अपना नायकत्व या नायक मानते हैं? यह भी गजब का प्रश्न, बताओ। तो वो मानते हैं, कहते हैं ना कि ये मेरा नायक, नायक का मतलब है मतलब जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको अपना आइडियल मानते हैं, उसे नायक तो बोला जाता है। आइडियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइडियल जिसे मानते हैं तो वो है भाई समाज का शोषित पीड़ित तबका, जो शुरू से उसका शोषण हुआ है, राजा महाराजाओं के काल से शोषण हुआ है, वो पीड़ित दबे हुए तबके, ठीक है। और वो भी कैसे, अब आप कहेंगे उनको कैसे मालूम चला? तो जब इन्होंने महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं पढ़ी, पूरा समझना आप, मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनकी गद्य रचनाओं के कारण, तो आप इसको थोड़ा अलग से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं के कारण समाज के शोषित पीड़ित तबके वर्ग के जो लोग हैं वो महादेवी वर्मा को अपना आइडियल, आइडियल को बोला जाता है नायकत्व या नायक मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिख देना।
महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं, उसमें किसकी बात लिखी गई है, किसका विवरण है? तो इसमें सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान, अतीत का मतलब जो स्त्री कहाँ जन्म हुआ, किसके घर जन्म हुआ, है ना, पिताजी थे, फिर पिताजी मतलब वो सौतेली माँ के साथ जीवन यापन किया, छोटी सी उम्र में विवाह हो गया, फिर वो सब। तो अतीत से लेके वर्तमान तक का उल्लेख कौन सी रचना में है? छपेगा ना, छप गया, स्मृति की रेखाएं। और वैसे भी एक तरीका है इसको याद करने का। कैसे? स्मृति का मतलब क्या होता है? यादाश्त, मेमोरी। तो ध्यान रखना, स्मृति का मतलब है या पुरानी यादें। तो पुरानी यादें तो महादेवी वर्मा की जो रचना है स्मृति में ही मिलेगी। तो इसका मतलब भक्तिन की अतीत, पुरानी और वर्तमान, प्रेजेंट की बातें किस में मिलेगी? स्मृति वाली बात, मतलब स्मृति की रेखाओं में। अब ये जो जगह जगह पर ऐसी लाइनें लिखी हुई जो भक्तिन अपनी भाषा में बोलती थी, छपेगा, छपेगा, याद कर लेना। तुम पचे काका बताई, ये 50 बारिश से संग्रहित है। मतलब कि तुम पचे का बताई, यहां पर रुकना है, फिर का बताई, यह 50 बारिश से संग्रहित हैं, मतलब साथ में रहते हैं। इस पंक्ति का आशय क्या है कि तुम लोगों को क्या बताएं, यही 50 वर्ष से साथ रहते हैं। ठीक है ना, ये इसकी लाइन का, जब ये भक्तिन जो है ना महादेव वर्मा से बात करती है तो उस टाइम में लाइन कही थी। दूसरी बात, क्या देख कर महादेव वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा, जिससे मैं गदगद हो उठी? तो गले में कंठी माला देखकर, जब गले में कंठी माला पहनी लक्ष्मी ने, तो फिर लक्ष्मी का नाम महादेव वर्मा ने कहा कि तू तो भक्तिन है, भक्ति करती है भगवान की, तो भक्तिन है। और वो गदगद हो उठी, क्योंकि लक्ष्मी को या लक्ष्मी को अपने नाम से हमेशा नफरत थी कि मेरा नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी ने क्यों रखा, है ना। तभी तो महादेव वर्मा भी ने भी कहा था कि अगर किसी का उपनाम रखने की या निकनेम रखने की प्रथा होती कि भाई उपनाम भी रखा जा सकता है, तो मैं सबसे पहले लक्ष्मी का नाम बदलती, है ना। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, ये किसका कथन है? महादेव वर्मा ने इसने कहा था, इसको कहा था। तो ध्यान रखना, बहुत गदगद उठी कि वाह मेरा नाम चेंज हो गया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। संपन्न गोपालक कौन से गांव का था? क्योंकि लक्ष्मी की शादी हुई थी एक गोपालक, गौ मतलब ग्वाले के यहाँ, वो संपन्न था, पैसे वाला था। या फिर यह प्रश्न आ सकता है कि भक्तिन का ससुराल कौन से गांव में था? तो वो था भाई हंडिया ग्राम में, हंडिया, हंडिया, ध्यान रखना, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। और खोटे सिक्के की टकसाल किससे और क्यों कहा गया है? खोटे सिक्के, ये जब भक्तिन की 3 बेटियां हुई थी तो वो जेठानियां वगैरह नहीं थी क्या, वो इसको चिढ़ाती थी कि तेरी बेटियां नहीं तो खोटे सिक्के हैं। छोरियों को खोटे सिक्का बोला जाता है, बताइए। आज झंडा फहरा दिया है लड़कियों ने, देश का नाम कमाया है, हर जगह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी पोस्टों पर, है ना। तो बिल्कुल झंडे गाड़ते रहिए। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? तो समाज में कन्याओं को खोटा सिक्का कहा जाता है। भक्तिन के 3 कन्याओं का जन्म होने के कारण व्यंग्य स्वरूप, व्यंग्य का मतलब है मतलब व्यंग्य करना, भी चिढ़ाना, मान लीजिए। खोटे सिक्के की टकसाल, टक कर लेना भाई, खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है, ठीक है। तो समाज में कन्याओं को खोटा सिक्का कहा जाता है, और महादेव वर्मा चैप्टर में भक्तिन की जो 3 बेटियां हुई थी उनको कहा गया है। अगली बात है, ई कौन बड़ी आय, रोटी बनाया जानित है, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सिकत हैं, और बाकी रहा क्या? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? जैसे कि इसने कहा कि ये कौन बड़ी बात है, मैं रोटी बनाना जानता, मतलब ये कब कह रही है पता है? जब भक्तिन से महादेव वर्मा ने पूछा था, जब उनके घर आई थी, कि आप खाना बना लेती हो, क्योंकि जब वो देहाती लगी ना, गांव की लगी, तो सोचा क्या पता खाना बनाना आता कि नहीं आता। तो ये जवाब दिया था कि आप खाना बना लेती हो। महादेव वर्मा ने भक्तिन से ऐसा पूछा था, लक्ष्मी से ऐसा पूछा था। तो उन्होंने कहा कि मैं रोटी बनाना जानती हूँ, साग भाजी छौंक सकती हूँ, और बाकी क्या रहा? फिर रोटी बना दी, सब्जी बना दी, और क्या है, कोई मतलब क्या करना है, बात खत्म। गांव के लोग तो इतना जानते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब तुम अचार खाना है, सलाद काटो, और ये नमकीन लाओ, और फलाना थोड़ी मिठाई भी होनी चाहिए, पानी का गिलास भी होना चाहिए, सब मामला सेट है, ठीक है ना। अपने इतना ही चलता है, रोटी बना दी, सब्जी खा ली, चुपचाप खा ले, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आराम से खाओ, नौकरी लगाओ, आगे सक्सेस हो जाओ, सलाद भी खाओ, है ना,
हाँ, मिठाई भी खाओ, एक कटोरी मिठाई हो, दही हो, सब्जियां हो, रोटियां हो, पराठे हो, अचार हो, क्यों, सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पड़े लागब तो घर की गृहस्थी कौन देखी सुनी। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। ये इस पंक्ति का अर्थ है कि वह बेचारी तो रात दिन किताबों से गड़ी रहती है। देखो एक एक शब्द पकड़ लेना, इसमें क्या शब्द पढ़ोगे, रोटी बनाना जानी तो अंदाजा लग जाएगा। इसमें किताबों का बात समझ लेना, किताबों वाली बात है, सिर्फ हिंदी याद करो, शब्द एक पकड़ना है। पंक्ति का अर्थ पूछेंगे, ये बेचारी तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है, मतलब किताबें पढ़ती रहती है। हाँ, अब हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा। ठीक है भाई, हर कोई वो ये महादेव वर्मा को देख के कहते हैं कि ये तो 24 घंटे जो है किताबें पढ़ती रहती है। और अगर ऐसे महिलाएं सारी किताबें पढ़ने लग जाएगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। ये बात सही भी है, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो हाउस हस्बैंड बन जाओ भाई, जरूरी है कि महिलाएं काम करें, आदमी भी कर सकते हैं। अब अगला है, ओ बेचारी को तो रात दिन काम का झुकी रहती है, और तुम पचे छाती पे हो रहा भुजंब और राब करब मुझे रहो। इस पंक्ति में अर्थ बताना है आपको। तो इसमें क्या है, इतना सा अंदाजा लग लेना कि दिन काम झुकी रहती है, बस इतना सा ध्यान रख लेना कि दिन भर काम करते रहना। तो अर्थ क्या बनेगा, वे बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है, तुम लोग घूमती फिरती हो, चलो थोड़ा हाथ तो बटा लो। ठीक है, ये कब, जब ये ससुराल में जेठानियां बेटी बेटी आदेश करती थी, ये बेचारी काम करती थी। ठीक है, उस टाइम की बात है जब ये उसे कहा गया था। जैसे इसके हस्बैंड ने कहा था कि बेचारी काम करे, तुम भी कुछ हाथ बटा लो, है ना। दिन भर काम करती रहती है, तुम बैठे बैठी फरमान जारी करती हो सिर्फ। अगला, तब वो कुछ करिए धरिए ना, बस गली गली गाओ तो बजाओ तो फिरे है। इसका मतलब क्या है, तब वह कुछ भी करता धरता नहीं है, बस गली गली में गाता बजाता फिरता है। ठीक है, वैसे इसका तो इजी पड़ रहा है। हम कुकरी बिलारी ना हो, ये जब पति की डेथ हो गई थी, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में जिठानियाँ वगैरह सास वगैरह का एक ही काम था कि इसकी जल्दी शादी करके निकाल दो यहाँ से, अपनी बेटियां लेके निकल जाए। समाज का आज भी ऐसा खूब एक तबक्का ऐसा है जो बहू को बेटी का प्यार नहीं देता, और जब तक बहू को बेटी का प्यार नहीं मिलेगा, सास बहू की लड़ाई और घर का सत्यानाश ऐसे ही होगा। हमेशा जो बहू अपने घर में आई, उसको सास हमेशा अपनी बेटी, और बेटी को कह देना भाई बेटा तेरा घर संभाल, है ना, ज्यादा इंटरफेयर मत कर, लेकिन बेटी इंटरफेयर करती है। ये सिस्टम शुरू से चला रहा है, ऐसे ही चलेगा, समझ रहे हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये जब तक होगा तो दोनों ही घरों में अशांति रहेगी, बेटी घर में भी अशांति रहेगी, इधर भी अशांति रहेगी, और ये बस ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर इसको यहाँ से निकालना चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, बेटियां लेके निकल जाए, संपत्ति प्रॉपर्टी हमारे पास रह जाए। ठीक है, तब इसने जवाब दिया था कि हम कुकरी बिलारी न होए, हमारे मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब नहीं थे, तुम्हारे पचे की छाती पे हो रहा भुजंग और राज करब समुझे रहो। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, कुकारी बिलारी मतलब कुत्तियार बिल्लिया, अंदाजा रह जाएगा। बस मैं कुत्तिया बिल्लिया नहीं हूं कि भाई बस ये मर गया तो उसके साथ चली गई। ठीक है, मैं कुत्तिया बिल्ली नहीं, क्योंकि इनका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था। इन्होंने कहा कि मैं उस हस्बैंड की यादों से जी लूंगी। ठीक है, तो मैं कुत्तिया बिल्ली नहीं हूं, मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के घर जाऊंगी, मतलब दूसरी शादी करूंगी, नहीं तो तुम लोगों की छाती पर ऐसे ही होड़े बुनूंगी। कहते हैं तेरे छाती में मूंग दड़ूंगी, तो होड़े बुनूंगी और राज करूंगी। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लो, ओ मिसेज एंड मिस्टर। ठीक है, ये बात है। तो समझ में आ गई क्या, ये प्रश्न थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इनसे प्रश्न 100% आते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। इनके खास खास के याद कर लेना। गोना क्या होता है, तो पति के घर दूसरी बार आना है, द्विरागमन। द्विरागमन या पति के दूसरी बार कैसे, कि 5 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ठीक है, तो बस एक बार तो उस टाइम शादी होती है, एक बार तो आते ही ससुराल, उसके बाद में ससुराल भेजते नहीं क्योंकि छोटी है बच्ची। फिर एक गांव में शुरू से परंपरा चलती थी, आजकल तो खैर बड़ी होने पर शादियां होती है, लेकिन पहले उम्र में छोटी, जैसे 4 बहनें हैं, 2 बड़ी हैं शादी वाली, लेकिन शादी चारों की करेंगे। अब वो 2 नीचे, 3 नंबर 4 नंबर छोटी होती तो साथ में कि करवा दो फेरे, भेजेंगे नहीं। इसको बोलते थे गोना या मुकलावा, गोना या मुकलावा बोला जाता है। तो गोना या मुकलावा लेट करते थे कि भाई कोई बात नहीं, शादी जल्दी होगी तो क्या हुआ, लेट भेज देंगे ससुराल, 18 साल 17 साल के बाद में भेज देते थे। तो गोना का मतलब है दूसरी बार ससुराल में जाना या पति घर दूसरी बार आना। ठीक है, नेहर का मतलब होता है मायका, मतलब पिता का घर, मायका।
जिठानी पति के बड़े भाई की पत्नी जिठानी होती है। मचिया, मचिया मतलब राजस्थानी भाषा में तो माचा बोलते हैं ना, माचा, चारपाई, खाट, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन किसी किसी के लिए दिक्कत होती है। जिठोत क्या होता है? जेठ का बेटा, पति के बड़े भाई का पुत्र, या फिर ऐसा मान लीजिए जेठ का पुत्र, एक ही बात है, जेठ का पुत्र, क्योंकि पति का बड़ा भाई जेठ होता है, वो जिठौत कहलाता है। बहियेहू, छोटे भाई की पत्नी को बहियेहू कहा जाता है, ठीक है। रुहासा मतलब रोने को मन काना, रोने को मन करना, कर लेना, करना है, ठीक है। फूहड़, काम ने जानने वाली, है ना, जो काम नहीं जानते से बोला जाता है फूहड़ है, तो बिल्कुल। पितिया ससुर, पितिया ससुर का मतलब पति का चाचा, पति का चाचा, समझ गए? मतलब ऐसा मान लो अपने दादाजी, दादाजी के भाई, समझ गए? तो अपनी मम्मी के क्या हो गए, वो पति का चाचा हुआ, ऐसे। देहाती का मतलब ग्रामीण, देहाती का मतलब ग्रामीण। और अलगोजा, अलगोजा का मतलब बंवारा, ठीक है। विद्यार्थी, जन्म देने वाली माँ को कहा जाता है। पुरखिन, बुजुर्ग महिला को कहा जाता है। राब, राब जानते हो, राब बना लो, ये गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, उसे राब बोलते हैं। और राजस्थानी भाषा में एक होती है राबड़ी, ठीक है। राबड़ी बढ़िया अपने बाजरे के आटे के साथ, है ना, बढ़िया तरीके से बनती है। बाजरे के आटे को छाछ के अंदर बढ़िया पका के, शानदार पकाओ, मॉर्निंग में कलेऊ के साथ में खाओ, दही वही प्याज व्याज काट के, ऐसे कोरा भी खाया जा सकता है। तो गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस राब कहलाता है। तुषारपात, ओले बरसाना। और हो रहा, हरे अनाजों का आग पर भुना जाना, हो रहा कहलाता है। मजा आया कि नहीं आया? ये शानदार चैप्टर भक्तिन वाला, जिसमें वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू आपके बिल्कुल टॉप लेवल के कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से रिवाइज करें, ये लर्न करोगे, इतने में आपके वो आ जाएगा लघुतरात्मक और दीर्घ लघुतरात्मक। उसके बाद में जैनेंद्र कुमार, ये 2 सेशन और आएंगे आज, ठीक है। तो पर डे 3 क्लास आती रहेगी, अच्छे से पढ़िए, मेहनत बहुत शानदार करनी है, ठीक है ना। सभी को थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, ओके।